का स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर मतलब अभ्यास के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हिंदी में हम इसे समझेंगे और इसमें हम चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा की वे क्या हो सकती हैं और क्या नहीं, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती हैं। मतलब इसमें हमें बताना है कि महिलाओं के बारे में जो रूढ़िवादी धारणा है कि औरतें ये नहीं कर सकती इसलिए उन्हें वेतन नहीं दिया जाता, औरतें कमज़ोर होती हैं इसलिए ऐसा काम नहीं दिया जाता, औरतें इंजीनियर नहीं बन सकती क्योंकि उनका दिमाग थोड़ा कम चलता है, इस तरह की धारणाएँ जो होती हैं तो उन्हें समझा जाता है कि वो ये नहीं कर सकती, ये कर सकती हैं। तो किस तरह से उनके समानता के अधिकार को प्रभावित करता है हम इसे समझेंगे। चैप्टर नंबर 5 है औरतों ने बदली दुनिया। इसमें हम उन सभी औरतों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मतलब अपनी दुनिया पूरी तरह से बदल दी है। देखो, महिलाओं के समानता के अधिकार को महिलाओं को प्रभावित करने या ना करने के बारे में रूढ़िवादिता इसलिए हो सकती है क्योंकि उन्हें कमज़ोर समझा जाता है, उन्हें मजबूत काम करने के लिए समर्थन नहीं मिलता। ठीक है, महिलाओं को पुरुषों से कम समझा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, पुरुष जो उसके साथ वाले पुरुष होते हैं उनसे उन्हें कम वेतन मिलता है, मतलब मजदूरी उन्हें कम मिलती है। तीसरी बात, उन्हें उतना समर्थन नहीं मिलता, उतना सहयोग नहीं मिलता जितना लड़कों को मिलता है। घर में भी ऐसे ही होता है कि आप लड़की हैं आप कराटे नहीं सीखेंगी, लड़का है तो जाइए आप बॉक्सिंग सीखिए, इस तरह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्हें अध्ययन के बजाय शादी करके उसी में अपना भविष्य देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि शादी हो गई है, अब चाहे ससुराल कैसा भी हो, चाहे वो आपको पसंद करते हो ना करते हो, आपको घर में मतलब एक इंसान भी ना समझा जा रहा हो, लेकिन आप रहिए वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें उनके समानता के अधिकार को ठेस पहुँचाती हैं, ठीक है, प्रभावित करती है इस तरह से। दूसरा, उन्हें समान काम के लिए पुरुषों के बराबर भुगतान नहीं मिलता, उन्हें घरेलू काम उनकी प्राथमिकता के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि उनके समानता के अधिकार को प्रभावित करती हैं। फिर से एक बार याद कर लो कि ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लिखना है कि उन्हें कमज़ोर और मजबूत काम करने में समर्थन नहीं मिलता, पुरुषों से हीन समझा जाता है। दूसरा पॉइंट, उन्हें पुरुषों से कम वेतन मिलता है। तीसरा पॉइंट, उन्हें समर्थन नहीं मिलता जितना लड़कों को मिलता है। चौथा पॉइंट है, उन्हें उच्च अध्ययन के लिए बजाय शादी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पांचवा पॉइंट है, उन्हें घरेलू काम के लिए मतलब घरेलू काम के लिए प्राथमिकता मिलती है कि आप तो घर रहिए, घर संभालिए। पांचवा पॉइंट है, उन्हें समान काम के लिए बराबर भुगतान नहीं मिलता। ठीक है, तो ये कारण है कि उनके समानता के अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें समान दर्जा नहीं मिल रहा। दूसरा है, कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से रामसुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। ठीक है, एक एक कारण आपने बताना है। देखो, ये तीनों औरतें जो हैं इन्होंने ही एक्चुअली दुनिया बदली थी। स्टार्टिंग में जब लोगों को पढ़ना ही नहीं आता था तब इन औरतों ने अपनी दुनिया बदल दी, सीख कर खुद ही अपना टीचर बन के। रामसुंदरी देवी हैं, रमाबाई हैं, रुकैया हैं, तो इनके लिए अक्षर ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, अक्षर सीखना महत्वपूर्ण था। उन्होंने अक्षर ज्ञान सीखने के बाद वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती थी, सपनों को पूरा कर सकती थी और समाज में योगदान कर सकती थी। कैसे? रामसुंदरी देवी ने क्या किया? रामसुंदरी देवी जो थी वो वेस्ट बंगाल की थी, पश्चिम बंगाल की। उन्होंने अमर जीवन करके एक पुस्तक लिखी थी, जो पहली भारतीय महिला थी, पहली आत्मकथा लिखने वाली। ठीक है, पहली आत्मकथा जो भारत में लिखी गई वो एक महिला के द्वारा लिखी गई। उसका वो जो आत्मकथा थी उसका नाम था, उस बुक का नाम था अमर जीवन। ठीक है, रामसुंदरी देवी ने ये लिखा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो रामसुंदरी देवी को याद रखेंगे। दूसरा, रमाबाई ने क्या किया था? उन्होंने खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया जहां विधवाओं और गरीब महिलाओं को बढ़ईगिरी से लेकर प्रिंटिंग प्रेस चलाने तक कई तरह के कौशल सिखाए जाने लगे। ठीक है, तो उन्होंने एक मिशन स्थापित किया जहाँ पे सपोर्ट किया गया किनको? एक तो विधवाओं को, गरीब महिलाओं को। ठीक है, उनको क्या क्या सिखाया जाता था वहाँ पे? बढ़ईगिरी, प्रिंटिंग प्रेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती थी। उसके बाद आती है हमारी रुकैया हुसैन। रुकैया हुसैन ने 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ठीक है, और इस तरह अन्य लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिली। तो रुकैया हुसैन ने भी हमारी सोसाइटी को बदल के रख दिया। तो देखो कैसे याद रखोगे? रामासुंदरी, रमाबाई और रुकैया हुसैन, सबका नाम र से शुरू होता है।
तो जो ये र वाली औरतें हैं, इन्होंने समाज को सुधारने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। क्या यही कारण है कि निर्धन बच्चियां जो होती हैं पढ़ाई छोड़ देती हैं? पृष्ठ 17 पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि यह कथन सही क्यों नहीं है। देखो, सबसे पहली बात कि निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं, उसका कारण ये नहीं है कि उनकी रुचि नहीं है, ये कथन ही गलत है एक्चुअल में। तो इसका सही आंसर क्या है? एक तो सुविधा नहीं होती, खासकर आदिवासी ग्रामीण इलाके जो होते हैं उनमें कोई सुविधा ही नहीं है। उनके गाँव के आसपास कोई स्कूल ही नहीं है, अगर स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, स्कूल है शिक्षक है तो जाने के लिए परिवहन की कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, ख़ास तौर पर ये ज़्यादा दूर होते हैं स्कूल ऐसे इलाकों से। स्कूली खर्चा उठाने के लिए परिवार बहुत गरीब होते हैं, अगर सपोज़ किसी तरह से वो चले भी जाएं तो उनके पास पैसा नहीं होता। जाति, पंथ, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। ठीक है, अगर बच्चे किसी तरह से घर के खर्चा भी उठा लेते हैं, स्कूल में टीचर भी है, स्कूल भी है, पहुंच भी गए, तो उसके बाद उनके साथ जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर भेदभाव होता है। केवल शिक्षा के लिए लड़कों को प्रोत्साहित किया जाता है, इसलिए जो निर्धन बालिकाएं होती हैं उनको पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। समझ में आ गए कितने पॉइंट हैं? मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि आदिवासी इलाकों से, एक तो आदिवासी ग्रामीण इलाके लिखेंगे आप, वहाँ पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है। दूसरा, उनके आसपास कोई स्कूल नहीं है। तीसरा, स्कूल में शिक्षक नहीं है, टीचर नहीं है। चौथा, स्कूल जाने के लिए परिवहन सुविधा नहीं है। पांचवा, स्कूल का खर्चा उठाने के लिए परिवार बहुत गरीब है। छठा, जाति और पंथ और लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव होता है। और सातवां, शिक्षा के लिए सिर्फ लड़कों को मोटिवेट किया जाता है, लड़कियों को भैया घर रहो, तुम घर संभालो, घर का काम करो, घर का काम सीखो, तुम्हें दूसरे घर जाना है। फिर आता है, क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीके के बारे में बता सकते हो? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि महिला आंदोलन शुरू क्यों होते हैं, महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं। इस विषय पर आपको रूढ़ियों के विरुद्ध संपर्क करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों में से कौन से तरीके का उपयोग करेंगी, आप इसी विशेष तरीके का उपयोग क्यों करेंगे, ये भी बताना है। देखो, महिला आंदोलन कब शुरू होते हैं? जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो आंदोलन का रूप ले लेते हैं। या फिर अत्याचार इतना नहीं कि बस अत्याचार बढ़ गया और वो शुरू हो गई, नहीं, किसी की जान भी चली जाती है। लोगों की अपनी बेटियां नहीं होती, वो दूसरे की बेटी के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको मार देते हैं वो, या वो जला देते हैं, या उनको दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, घर से निकाल देते हैं। ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है और आमतौर पर ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो बदचलन है ना, बदचलन, उसका ज़बरदस्ती कोई कुछ ऐसा बना के सीन के दुनिया तो कही अरे वाह सच में कह रहे थे, ये तो इनकी बहू तो बहुत ख़राब है। वही काम अगर उनकी बेटी करती है तो उनको लगता है कि हाँ हम तो ख़ानदानी हैं, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी यही है। जब पुरुष के सारे तरीके ख़त्म हो जाते हैं, पुरुष को कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, तो वो महिला के चरित्र पे उंगली उठाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीके, जैसे नुक्कड़ नाटक की बात की थी हमने चैप्टर में, गीत और जनसभा के माध्यम से जागरूक करना लोगों को, इसके बारे में बात की थी। तो एक तरीका तो ये हो गया कि गीत ऐसे गाए जाते हैं जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, जनसभाएं होती हैं जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है। या फिर नुक्कड़ नाटक, मतलब आपके चौराहे जो होते हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ पे लोगों का बहुत आवागमन होता है, ऐसी जगह पे नाटक किए जाते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। दूसरा तरीका है सार्वजनिक रैलियों के माध्यम से विरोध कर किया जाता है, अन्याय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए। आजकल कैंडल मार्च शुरू हो गया है, उससे भी लोगों को आकर्षित किया जाता है। अगर हमारी बात की यहाँ पे कर रही है कि अगर हम करेंगे, सपोज मुझसे ही पूछा जाए कि अगर आपको कुछ करना पड़े तो आप कौन से तरीके का प्रयोग करेंगे, तो मैं जागरूकता बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि उल्लंघन एक न्यायोचित तरीका नहीं है। मतलब जो उल्लंघन करने का था ना, कोई चीज़ को नहीं मानना, वो एक तरीका नहीं है। हम सार्वजनिक रैलियों के माध्यम से इसका विरोध करेंगे। ठीक है, तो सार्वजनिक रैलियां भी अच्छी होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संपर्क में आते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है। और इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप इस चैप्टर की एक बार थ्योरी ज़रूर देखें, पढ़ लें खुद। अगर आपको वीडियो सुनना अच्छा नहीं लगता है तो ज़रूर सुने, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।
और मेरी वीडियो जो बच्चे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल आई विल डू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपको जो जो चीज़ चाहिए, आप जिस चैप्टर को पहले करवाना चाहेंगे तो मैं उसको पहले ही बना दूँगी। थैंक यू वंस अगेन।